द्वितीय वर्ष लोक प्रशासन की कक्षा में मैं डॉक्टर संजय सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। हम पेपर फर्स्ट में न्यायपालिका के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक 2 वीडियो में हमने न्यायपालिका के बारे में उसकी एक सामान्य संरचना, उसके कार्यों के बारे में बताया था और न्यायपालिका का मूल उद्देश्य क्या है, कैसे ये लोकतंत्र की रक्षा करती है, इसके बारे में और विशेष जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। आज हम विशेषकर न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह उसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए या विधि के शासन की स्थापना के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त एक अतुलनीय शक्ति दी गई है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा वह वास्तव में मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार और प्रशासन जो भी कार्य करे वो विधि के दायरे में रहकर कार्य करे। तो आइए देखें न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य क्या है। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो पुनरावलोकन का मतलब होता है कोई घटना है, कोई क्रिया घटित हुई है, उसका हम फिर से अवलोकन कर रहे हैं। और चूँकि यह न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है तो इसको हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी विधि या प्रशासन द्वारा किए गए कोई कार्य का न्यायपालिका इस दृष्टि से अवलोकन करती है कि क्या वे विधि के अनुसार थे या नहीं, यानी उनके औचित्य का परीक्षण करती है विधिक दृष्टि से। और यदि वे अगर ऐसा लगता है या वे यह पाते हैं कि जो कानून बना था या जो प्रशासनिक क्रियाएं हुई थी वे विधि के अनुसार नहीं थी, तो न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। तो इसी बात का जो आशय है, इस आशय का जिक्र हुआ है संविधान के अनुच्छेद 13(2) में। और जो भाषा है वो यह है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, यानी अनुच्छेद 13(2) ये कहता है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। और ऐसा पाए जाने पर न्यायालय विधि के उस भाग को, यानी जो कानून बना है, जो संसद द्वारा विधि का निर्माण किया गया है, तो विधि कोई एक लाइन की तो होती नहीं, उसमें बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे उसमें पैराग्राफ होते हैं। तो यानी कि कोई भी जो कानून बनता है वो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। तो वे बातें या वह भाग जो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो या तो उस भाग को हटा दिया जाएगा या पूर्ण रूप से विधि को ही अमान्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह विधि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। तो यह जो बात कही गई है अनुच्छेद 13(2) में, यह किसके ऊपर एक बाध्यकारिता है? संसद के ऊपर। संसद ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो असंवैधानिक हो, यानी ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो संविधान में वर्णित मूल्यों के विरुद्ध जाकर कोई नया मूल्य स्थापित करता हो। तो संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत, आदर्शों के अंतर्गत ही संसद को विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है और इसीलिए संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा न्यायपालिका करेगी। तो यहाँ पर 13(2) एक बाध्यता है किसके ऊपर? संसद के ऊपर कि वह ऐसा कोई कानून न बनाए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ऐसा वो करता है तो न्यायालय जो है उसे असंगत, अमान्य घोषित कर देगी, शून्य घोषित कर देगी। या तो पूरे ही कानून को घोषित कर देगी या उसके उस अंश को असंगत या अमान्य या शून्य घोषित कर देगी जो संविधान में वर्णित जो कह सकते हैं मूल्य हैं या संवैधानिक जो प्रावधान है उसके विरुद्ध जाकर अगर यह कोई कानून बन रहा है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार है। तो क्या अगर संविधान ने संशोधन करके किन्हीं नए मूल्यों की स्थापना की या जो मौलिक संविधान में जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को बदलकर कोई नए प्रावधान किए जा रहे हैं जो संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत किए जा रहे हैं, तो फिर ऐसा प्रावधान संविधान में कैसे किया गया? एक तरफ तो अनुच्छेद 13(2) ये कहता है संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा
कि जो संवैधानिक प्रावधानों या संविधान में जो वर्णित मूल अधिकार हैं उसके विरुद्ध जाकर बात की जाए। और दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि मौलिक अधिकारों में जब संपत्ति का अधिकार दिया गया था तो उसको संशोधित कर दिया गया। तो ये कैसे संभव है? तो इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि इसका निर्धारण न्यायपालिका ही करेगी, न्यायालय ही करेगा कि जो संवैधानिक संशोधन किया जा रहा है या संविधान के ऐसे कोई विधि बनाई जा रही है जो संविधान में वर्णित मूल्यों के अनुसार है या नहीं है, इसका फैसला न्यायालय करती है। न्यायालय ये सुनिश्चित करेगी कि जो कानून बना है वह उचित है या नहीं, भले ही वो संशोधन के कार्य हो चाहे सामान्य विधि के कार्य हो। यानी दोनों ही मामलों में न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में जो संविधान ने जिन मूल्यों और आदर्शों की स्थापना की है उसी के अनुसार कोई विधि बनाई गई या कोई संवैधानिक संशोधन किया गया। दोनों ही बातें ध्यान रखने योग्य है। यानी एक संवैधानिक संशोधन भी 13(2) के अंतर्गत उसकी भी समीक्षा संभव है और कोई भी विधि बनाई जा रही है उसका भी जो है उसकी न्यायिक समीक्षा संभव है। तो अब अनुच्छेद 32 जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वह यह जांच करे कि क्या किसी जो संविधान में वर्णित नागरिकों के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, उसके अनुसार कोई विधि बनी है या कोई प्रशासनिक कार्य किया गया है। अगर किया गया है तो उचित है और नहीं किया गया है तो अपने मूल अधिकार की रक्षा के लिए, नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका ऐसे प्रशासनिक कार्यों को और विधि को अमान्य घोषित कर देगी जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करते हैं। तो अनुच्छेद 32 में यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अनुच्छेद 226 में यही अधिकार यानी शून्य और अमान्य घोषित करने का यह किसको दिया गया है? यह उच्च न्यायालयों को दिया गया। तो दो बातें ध्यान में रखने की है। एक यह है कि अनुच्छेद जो 32 है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार दिया गया है और दूसरा 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट्स को यह अधिकार दिया गया है कि वह यह जांच करे कि कोई भी विधि या कोई भी प्रशासनिक कार्य जो बनाया गया है वह नागरिकों के मौलिक अधिकार का कहीं हनन तो नहीं कर रहा है। तो ये एक सामान्य सी बात है। न्यायिक पुनरावलोकन से हम क्या समझते हैं? तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि न्यायपालिका यह देखेगी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो कार्य कर रही है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए और ऐसा कोई कार्य न करे जो नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। अब भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है तो यहाँ डायग्राम आपको नहीं दिख रहा है, वो ग्राफिक्स की कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैंने जब पोस्ट किया है आपको उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए जो भारत की जो न्यायपालिका की संरचना है जैसा हम जानते हैं वह कैसा है कि ये पद सोपानी के एक ढांचा है भारत में। यानी पूरे भारतवर्ष में हम न्यायालयों की तीन स्तरीय संरचना देखते हैं। सबसे ऊपर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट और उसके अधीन में राज्यों में जितने भी उच्च न्यायालय हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं, यानी उसके अधीनस्थ इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अधीन हाई कोर्ट्स हो गए और हाई कोर्ट्स के अधीन जो है वो जिला एवं सत्र न्यायालय कहलाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं और जिला और सत्र न्यायालय के अधीन जो छोटे न्यायालय होते हैं, जो विशेष न्यायालय होते हैं, उनको हम सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप संरचना देखें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो अधीन जो यानी किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट्स होते हैं, जिला और सत्र न्यायालय मैंने कहा, उसके अधीन आप देखेंगे तो सिविल कोर्ट, सिविल यानी कि दीवानी मामलों के जो न्यायालय होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट यानी फौजदारी मामलों के न्यायालय होते हैं और एक रेवेन्यू कोर्ट होता है। तो सिविल कोर्ट में आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होता है और क्रिमिनल कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट कहा जाता है उसको, और रेवेन्यू के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। और इसी तरह इनके अंतर्गत सबऑर्डिनेट जज कोर्ट होते हैं। सिविल कोर्ट के मामले में आप देखेंगे सर्वोच्च बन जाता है जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट जज कोर्ट होते हैं
उसके बाद मुंसिफ कोर्ट होता है और उसके नीचे जो होते हैं सामान्यतः वह लोक अदालतें होती हैं। तो ये वास्तव में न्यायालयों का एक पदसोपानिक ढांचा है जो हम जिला स्तर पर देख रहे हैं। तो ये तो दीवानी मामलों में होगा। उसी तरह फौजदारी मामलों में सर्वोच्च जो होता है जिला स्तर पर उसे हम सत्र न्यायालय कहते हैं और उसके अधीन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है और उसके अधीन जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। उसी तरह राजस्व मामलों में के लिए अलग से न्यायालय बने होते हैं। रेवेन्यू कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में और उसके नीचे बोर्ड ऑफ आप देखेंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये संभाग स्तर पे पूरे राजस्थान में अगर हम चर्चा करें तो एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, राजस्व मंडल है, उसकी अलग अलग शाखाएं होती हैं, उसकी पीठें होती हैं, बेंच होती हैं। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके पूरे राजस्थान के संदर्भ में हम देख रहे हैं रेवेन्यू के मामले में। तो सर्वोच्च जो इकाई होती है, संस्था होती है, उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं और उसके अधीन कमिश्नर यानी संभाग स्तर पर कमिश्नर कोर्ट होते हैं, जिला स्तर पर कलेक्टर का पद होता है, माने कलेक्टर का जो ऑफिस होता है और सबसे निचले स्तरों पर तहसीलों पर तहसीलदार के जो है न्यायालय होते हैं। तो इस तरह से रेवेन्यू के मामलों में न्यायालय एक अलग जो है उसकी श्रृंखला बन जाती है राज्य स्तर पे। और डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे हम क्या देखते हैं कि सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। तो ये जिला स्तरीय एक संरचना हमने देखी और बाकी जैसे मैंने कहा इस जिला स्तरीय संरचना के ऊपर उच्च न्यायालय जो राज्य में होते हैं और पूरे देश भर के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो ये एक पदसोपानिक ढांचा आपको न्यायालय के संदर्भ में दिखाई देगा। अब हम न्यायालयों के गठन के संदर्भ में देखें कि क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान के भाग 5 में और ये संघ अध्याय कहलाता है भाग 5, इसके अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक संघ के लिए यानी पूरे भारतवर्ष के लिए एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है। और इसी प्रकार भाग 6 में यानी संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 224 से लेकर 232 तक राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया है। और आप जैसा जानते हैं कि सभी राज्यों में के लिए कोई आवश्यक नहीं कि एक उच्च न्यायालय हो। उच्च न्यायालयों की संख्या लगभग 24 है और ये जो न्यायालय होते हैं वो एक से अधिक राज्यों के लिए भी यानी दो राज्यों के लिए या 3 राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो अर्थ ये हुआ कि उच्च न्यायालय कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय हो। उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए भी गठित किया जाता है। जैसे आपने हरियाणा और पंजाब के संदर्भ में देखेंगे कि एक ही उच्च न्यायालय है जो दोनों राज्यों के मामले देखते हैं। और इसी तरह अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में अनुच्छेद 233 से और 237 तक उस न्यायालयों की व्यवस्था की गई है कि जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो भी न्यायालय है वह न्यायालय उनकी स्थापना संविधान के अंतर्गत की गई है। अब सवाल है कि ये जो सारे न्यायालय हैं इन न्यायालयों का उद्देश्य यही है जैसा मैंने आरंभ में बताया था कि न्याय की स्थापना करना है। उसको यह देखना है कि राज्य की संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते समय न तो संसद और न ही प्रशासनिक या कार्यपालिका या जो नौकरशाही है वह विधि द्वारा स्थापित जो मूल्य आदर्श हैं उसकी अवहेलना न करे। वह उन शक्तियों का प्रयोग यानी राज्य की संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है और उनके जो मौलिक अधिकार हैं उसकी रक्षा की जा रही है। लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि न्यायपालिका जो भी कार्य करती है वो कहीं ना कहीं उसको दो भागों में आप देख सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि एक तो मामला होता है कि दो नागरिकों के मध्य के विवाद, वो एक सामान्य कार्य हो गया न्यायपालिका का। यानी एक्स और वाई का आपस में झगड़ा है तो कोर्ट में जाते हैं। वो झगड़ा संपत्ति को लेकर हो सकता है और मारपीट के झगड़े हो सकते हैं। तो दीवानी मामले और फौजदारी मामले ये एक सामान्य सी बात है। नागरिक और नागरिकों के मध्य जो झगड़े हैं उसको सुलझाना न्यायपालिका का काम है। लेकिन साथ ही साथ जो उसका महत्वपूर्ण कार्य है जिसके बारे में हमने कहा कि लोकतंत्र की स्थापना करना, विधि के शासन को स्थापित करना, यह उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। और इसके अंतर्गत उसे क्या करना पड़ता है, सरकार के जो दो अन्य अंग हैं जिसको हम व्यवस्थापिका कार्यपालिका कहते हैं
उस पर इसको नियंत्रण रखना है। उसको यह देखना है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान के अनुसार अपने शक्तियों का प्रयोग करे, और इसीलिए न्यायपालिका को प्रशासन के कार्यों पर हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो अब ये एक स्वाभाविक सी बात है कि दो तरीके निकल के आ सकते हैं, या तो कोई भी कानून बनाया जाए या कोई प्रशासनिक कार्य किया जाए तो सबसे पहले आप उसको न्यायपालिका से अप्रूव करा लें और उसके बाद उसको लागू करें, या दूसरा तरीका है कि आप करें और यदि कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। तो अगर पहले तरीके को अपनाते हैं कि सारे जो कानून बने हैं या जो प्रशासनिक निर्णय लिए जाने हैं या कार्य किए जाने हैं, करने से पहले हम न्यायपालिका से अप्रूवल लें, तो इसमें बड़ा समय लगेगा, प्रक्रिया जटिल हो जाएगी। और चूँकि प्रशासन द्वारा बहुत सारे कार्य जो हैं वो तत्परता से किए जाने की आवश्यकता होती है, वो आपातकालीन परिस्थितियों में कार्यपालिका को कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं, कार्य करने पड़ते हैं। तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कार्यपालिका को स्वतंत्रता रहनी चाहिए, और उसी प्रकार से जो है संसद को भी फ्रीडम होना चाहिए कि वह अपने जो है स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए वह कानून का निर्माण करे। यानी पहले से अप्रूवल लेकर और फिर उनको लागू करना, अगर हम इस प्रक्रिया में जाएंगे तो एक तो न्यायपालिकाओं पर दबाव बहुत बढ़ जाएगा। हर सरकार के कार्य को करने के लिए उसे न्यायपालिका के पहले उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये बहुत ही जटिल और कह सकते हैं समय लगने वाली प्रक्रिया हो जाएगी। इसीलिए जो भी कानून बनता है या प्रशासन जो भी कार्य करता है, कानूनों को लागू करता है, तो उसे कार्य करने दिया जाता है। और यदि किसी नागरिक को अगर उससे कोई परेशानी होती है या उसे लगता है कि उसके अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, या अधिकारों पर नियंत्रित किया जा रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप न्यायपालिका के पास जाकर और मांग कर सकते हैं कि यह जो कानून बना है या जो प्रशासनिक कार्य किए जा रहे हैं, इससे हमारे मौलिक अधिकारों को खतरा हो रहा है। तो ये स्थिति ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। इसलिए न्यायपालिका प्रशासन पर तभी हस्तक्षेप करती है जब कोई पीड़ित न्यायपालिका के पास जाए। सामान्य परिस्थितियों में न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। तो मैंने इतनी सारी बात इसलिए बताई कि आप ये ध्यान रखिए कि प्रशासन पर न्यायिक जो नियंत्रण होता है वो तभी होता है जब प्रशासन के कार्यों के औचित्य पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं। और न्यायपालिका का जो दायित्व है वह यह है कि वह नागरिक अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि जो सरकारें हैं वह कैसे काम करें, तो विधि के अनुसार कार्य करें। तो ये बात जानने की थी। तो अब आप सहज रूप से ये एक प्रश्न उभर कर आता है कि जो प्रशासन पर जो है न्यायपालिका कब नियंत्रण करेगी। तो जैसा मैंने कहा कि पहला कंडीशन तो ये है कि कोई पीड़ित उसके पास जाए और कहे कि भाई हमें सरकार के कार्यों से पे आपत्ति है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो न्यायपालिका यह देखेगी कि क्या ये जो 5 बातें लिखी हुई यहाँ पे, इस क्षेत्र में जो आपने जो सरकार के ऊपर आरोप लगाया है या प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जो आरोप लगाया है कि उन्होंने आपके अधिकारों का हनन किया, तो ये देखते हैं कि कोई भी प्रशासनिक कार्य जो किया गया है क्या वो कोई ओवरफिशिएंस का शिकार तो नहीं है। यानी किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तो कोई काम नहीं कर दिया कि उसके पास ऐसा अधिकार नहीं था जो उसने प्रशासनिक जो आदेश निर्देश जारी किए और जिससे किसी के नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो यह देखती है न्यायपालिका कि प्रशासन द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो उसमें अधिकार क्षेत्र का अभाव तो नहीं है, या अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उसने कोई कार्य तो नहीं कर दिया। तो ये पहले सुनिश्चित वो करेगी। दूसरा वह ये देखेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा कोई कानून ही नहीं था और कानून के अभाव में यानी कानून बना ही नहीं है और आप प्रशासनिक कार्य किए जा रहे हैं। तो यह सुनिश्चित करना कि कानून के अनुसार ही प्रशासन कार्य करे। तो अगर ये परिस्थिति पैदा हो रही है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कोई कार्य कर दिया या ऐसा कोई कार्य किया जिसके लिए कोई विधि नहीं बनी है,
तो न्यायपालिका क्या करती है, हस्तक्षेप करती है और नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। इसी प्रकार वह यह देखती है कि प्रशासनिक जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो जिन तथ्यों के आधार पर लिए जा रहे हैं वे तथ्य सही हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तथ्य जुटाए गए उन जुटाने की जो प्रक्रिया थी वो गलत प्रक्रिया थी, यानी चूँकि प्रक्रिया ही गलत थी तो तथ्य भी गलत उन्होंने जुटाए होंगे। तो ऐसे गलत तरीके से एकत्रित किए गए तथ्यों के आधार पर अगर प्रशासन कोई निर्णय लेता है तो ऐसे निर्णयों को न्यायपालिका अमान्य घोषित कर देती है। तो तीसरा जो आधार बना कि प्रशासन पर नियंत्रण कब होगा, न्यायपालिका हस्तक्षेप कब करेगी, तो तीसरा जो है अवसर क्या है कि अगर कोई निर्णय इस आधार पर लिया गया कि नहीं तथ्यों के आधार पर लिया गया, लेकिन जो तथ्य लिए गए थे वो गलत तरीके से एकत्रित किए गए थे, तो ऐसे मामले में न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करती है। इसी को हम कहते हैं तथ्य शोधन में त्रुटि, यानी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा गलत तरीके से तथ्य एकत्रित किए गए और जिसके आधार पर उन्होंने गलत निर्णय लिया। इसी प्रकार चौथा जो एक अवसर होता है जब न्यायपालिका प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप करती है, वो चौथा अवसर होता है प्राधिकार का दुरुपयोग। तो इसको मैलफिसेंस कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अधिकार तो आपको दिया गया था लेकिन आपने दुर्भावनापूर्वक उस अधिकार का प्रयोग किया, व्यक्तिगत रंजिश, या आप ये कह सकते हैं कि किसी के साथ आपने अपनी जो है व्यक्तिगत रंजिश के अलावे अपने व्यक्तिगत लाभ या उसको हानि पहुंचाने की दृष्टि से आपने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो भी न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है और प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो ये चार परिस्थितियों की चर्चा हुई। पांचवी जो परिस्थिति पैदा होती है जब न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है वह यह है कि कोई प्रक्रिया की त्रुटि हो गई, यानी कोई भी प्रशासनिक कार्य नियम प्रक्रियाओं के अनुसार ही किए जाने हैं। यद्यपि कोई अधिकारी अधिकृत किया जाता है किसी कार्य को करने के लिए, पर उसमें हर कार्य को करने के लिए एक निर्धारित नियम और प्रक्रियाएं भी होती हैं। आप नियम प्रक्रियाओं को छोड़कर अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकते। तो यह देखना है कि सरकार ने जो कानून बनाया उस कानूनों को लागू करने की जो प्रक्रियाएं हैं, जो नियम और नियमावलियाँ बनाई गई हैं, नियम प्रक्रियाएं जो बनाई गई हैं, वह विधि के जो उसका जो उद्देश्य है, विधि का जो हम कह सकते हैं कि विधि जिस भावना से स्थापित की गई थी उस भावना के अनुसार ही नियम और प्रक्रियाएं भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नियम और प्रक्रियाएं विधि के उद्देश्य और उसके मूल्यों का विरोध कर रही है। अगर ऐसा है तो हम इसको प्रक्रिया की त्रुटि मानेंगे। अर्थ ये हुआ कि विधि को लागू करने के लिए जो नियम और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं वे विधि के उद्देश्यों से मेल खाती होनी चाहिए, नहीं तो हम ये मानेंगे कि यह प्रक्रियात्मक त्रुटि है। तो इसलिए न्यायपालिका प्रशासन में हस्तक्षेप कब करती है, तो मैंने आपको ये 5 परिस्थितियां बताई। अधिकार क्षेत्र का अभाव, कानून का अभाव, तथ्य शोधन में त्रुटि, प्राधिकार का दुरुपयोग और प्रक्रिया की त्रुटि। अगर ये 5 परिस्थितियां न्यायपालिका को नज़र आती है तो वह प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करती है, अन्यथा वह हस्तक्षेप नहीं करती। प्रशासन को स्वतंत्रता है कि वह विधि के अनुसार अपना कार्य करे। तो जब तक ये 5 परिस्थितियां पैदा नहीं होगी न्यायपालिका हस्तक्षेप प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इसके अलावा जो बात आपको जानने के लिए है वो ये है कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के ऊपर कोई भी नागरिक जो है मुकदमा दायर कर सकता है। यद्यपि राज्य जो है वो एक संप्रभु संस्था है और आपको हमने ये बात पहले बताई थी कि राज्य की जो संप्रभु संस्था होने का मतलब ये होता है कि राज्य जो भी फैसले करती है वो उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता और राज्य जो है अपने निर्णयों को सक्षम तरीके से उनको लागू कर सकती है अपने देश के अंदर भी, और अगर कोई बाहरी शक्ति जो है उसका चुनौती करती है, चुनौती देती है तो उसका वो सामना करती है।
यानी संप्रभु राष्ट्र होने का मतलब यही होता है कि वहाँ की जो सरकारें जो फैसला करती है उस फैसले को कोई चुनौती न दे सके। परंतु यहाँ पर बात ध्यान रखने की है कि अनुच्छेद 300 संविधान का अनुच्छेद 300 ये कहता है कि राज्य सरकारें और भारत सरकार दोनों के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, उनके फैसलों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है या उनके कार्यों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि राज्य के संप्रभु शक्ति को चुनौती नहीं दी जा रही है, बल्कि वो जो फैसले किए गए हैं या जो अधिकारी जो कार्य कर रहा है और उसके मंतव्य को देखना है कि कहीं उसने ओवरफिशेंस या मिसफिशेंस या एरर फैक्ट्स या मैलफिशेंस या प्रोसीजरल एरर्स की वजह से कोई गलती तो नहीं करती। अगर ऐसा होने की वजह से अगर नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तब जो है हमें यह एक कह सकते हैं रास्ता देना चाहिए नागरिकों की कि वह भारत सरकार के फैसलों को चुनौती दे सके। इसीलिए यहाँ पर भारत सरकार और राज्य सरकार यद्यपि ये प्रतीक है राज्य के संप्रभु शक्तियों का, फिर भी अनुबंध के मामले में, कॉन्ट्रैक्ट के मामले में इनके ऊपर दावे किए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्षति के मामलों में केवल अराजकीय कार्यों पर ही ऐसा किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन है और केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने उसको उस ज़मीन के कह सकते हैं ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया, यह कह के कि हम यहाँ से हाईवे बनाएंगे, तो आप मना नहीं कर सकते कि भाई हम ये ज़मीन नहीं देंगे। राज्य सरकार आपसे ज़मीन ले लेगी और आपको जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो निर्धारित दर है, उस अनुसार आपको मुआवजा मिल जाएगा। उसमें अगर आपको कोई त्रुटि नज़र आ रही है कि मुझे मुआवजा कम मिला, तो उसके लिए आप जो है दावे कर सकते हैं कि भाई निर्धारित जो दर था उससे कम दिया गया या गलत तरीके से हमारा मेजरमेंट किया गया, ये एक अलग बात है। लेकिन आप इस कार्य के लिए जो राजकीय कार्य है कि राज्य ने आपका ज़मीन ले लिया, इस मामले में आप उसके ऊपर दावा नहीं कर सकते कि राज्य को अधिकार नहीं कि वो हमारे ज़मीन को ले ले। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि आप जो है भारत सरकार या राज्य सरकार पे दावे कर सकते हैं, या तो किसी अनुबंध के मामले में या फिर ऐसे मामलों में जो अराजकीय कार्य है और उसमें आपको क्षति का मामला है, तो आप उसके ऊपर दावा कर सकते हैं। तो इससे आपके मौलिक अधिकारों की क्या होती है, रक्षा होती है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि अनुच्छेद 300 केंद्र और राज्य सरकारों पर नागरिकों को है ना मुकदमा करने का अधिकार देता है, परंतु ध्यान रखने की बात है उनके संप्रभु कार्यों पर आप मुकदमा नहीं कर सकते। अब देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो न्यायपालिका है वो रिट जारी करती है, और ये जो रिट होते हैं ये आपको सामान्यतः तभी मिलते हैं जब विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, यानी जब आपके मौलिक अधिकारों को गंभीर खतरा होता है तो न्यायपालिका रिट जारी करती है। तो ये जो रिट है, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि ये 5 रिट उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत जारी करने का अधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट्स को रिट जारी करने का अधिकार है। यानी आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो पहला जो रिट है जो जारी किया जाता है, आप इनको असाधारण उपचार भी कहते हैं, न्यायिक असाधारण उपचार। तो पहला जो रिट है उसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको अंग्रेजी में हेबियस कॉर्पस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसे बंदी बनाया गया है उसको सशरीर न्यायालय में उपस्थित किया जाए, और यह जो आदेश होता है वो न्यायालय देता है उस व्यक्ति को या उस संस्था को देता है जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है। तो वह यह जानना चाहती है न्यायालय कि बंदी बनाए जाने का क्या कारण था। यदि बंदी बनाए जाने का जो कारण है वो उचित नहीं है, या जिसने बंदी बनाया उसको क्षेत्राधिकार का अभाव है, उसके पास ऐसा कोई अधिकार ही नहीं था, या कोई प्रक्रियागत त्रुटि हुई है, तो इन सब मामलों में क्या होता है कि न्यायपालिका यह निर्धारित करती है कि उसने जानबूझकर अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग किया, मनमानेपूर्ण तरीके से कार्य किया, या क्षेत्राधिकार का अभाव था, या ऐसी कोई विधि नहीं थी, या वो अधिकृत ही नहीं है ऐसा कार्य करने के लिए। वो यह सुनिश्चित करती है और ये
अगर ये उसको ऐसा लगता है न्यायालय को कि ये सारी बातें जो है मौजूद थी, यानी क्षेत्राधिकार का अभाव था या उसने मनमानेपन तरीके से जो है किसी को बंदी बना लिया या विधि ही नहीं थी, ऐसा किया गया, तो फिर बंदी जो व्यक्ति है उसको मुक्त कर दिया जाता है और जिसने ऐसा किया उसको दंडित भी किया जाता है। तो इस तरह से आपके स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसकी रक्षा की जाती है। तो इसको दूसरे तरीके से भी देख लीजिए कि किसी व्यक्ति को जो बंदी बनाया गया है वह किसी कानून के अंतर्गत या कानून के उल्लंघन करने पर ही उसको उसी व्यक्ति के द्वारा बंदी बनाया जाएगा जो इसके लिए प्राधिकृत है और उन सभी प्रक्रियाओं का, नियमों का पालन किया गया है। ऐसा नहीं कि मनमानेपूर्ण तरीके से कोई संस्था, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकता। बंदी बनाए जाने का जो है उसका औचित्य सही है गलत है, इसका निर्धारण कोर्ट करती है। मतलब फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि पुलिस ने अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया तो पुलिस को यह आदेश करेगी न्यायपालिका कि आप उस व्यक्ति को जिसको आपने बंदी बनाया है न्यायालय में लाइए और फिर इसके ऊपर आप बताएं कि भाई आपने क्यों बंदी बनाया, किस आधार पर बनाया, कौन से इसने कानून का उल्लंघन किया, क्या आपने सही प्रक्रिया की अनुपालना की या मर्जी से आपने ऐसा कर लिया। इन सब चीज़ों की जो है समीक्षा न्यायपालिका करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सारे कार्य विधि के अनुसार अगर हैं तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को जो है जो दंड दिया जाना चाहिए उसका निर्धारण न्यायपालिका करेगी। और यदि उसको लगता है कि उसको गलत तरीके से, गलत कारणों से व्यक्ति को बंदी बनाया गया तो उसको स्वतंत्र कर देती है। तो कुल मिलाकर बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण या किसी को कितना दंड मिलना चाहिए इसका निर्धारण न्यायपालिका करती है, न कि कोई अन्य संस्था, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई और। तो ये पहला जो रिट था इसके बारे में आपने जाना। दूसरा जो रिट है उसको हम परमादेश कहते हैं। अब हम इसके बारे में विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो बच्चों की शिकायत है, तो मैं इसको अगले भाग में जो है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। आप इसके अगले भाग को देख लीजिएगा।